जहां इंडियन गवर्नमेंट के आईएफ के एमआरएफए प्रोजेक्ट के लिए ओपन टेंडर इशू करने के प्लान से इस लॉन्ग पेंडिंग और स्लीपिंग प्रोग्राम के लिए एक नई उम्मीद जगी है। दूसरी ओर ओपन टेंडर के जरिए इन 114 फाइटर्स को प्रोक्योर करने की इंटेंशन से कई सवाल भी उठते हैं, जैसे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, अप्रोच क्या रहेगी, और या फिर इस प्रोक्योरमेंट की डिलीवरी टाइमलाइंस क्या रहने वाली हैं, या फिर इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इंडिया इस हाई वैल्यू डिफेंस एक्विजिशन के लिए कितनी प्राइस पे करने के लिए तैयार है। और ओपन टेंडर पर सबसे बड़ा सवाल ये अराइज होता है कि एमएमआरसीए टेंडर के बाद अगर आईएफ की रिक्वायरमेंट्स चेंज नहीं हुई हैं तो क्या दोबारा नए टेंडर की तरफ जाना ज़रूरी है, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस इस लॉन्ग पेंडिंग क्रिटिकल रिक्वायरमेंट को और डिले करेगा। 2008 में आईएफ ने जब एमएमआरसीए टेंडर ओपन किया था तो उसमें कई एयरक्राफ्ट्स के ट्रायल्स और इवैल्यूएशन के बाद एयरफोर्स ने डसॉल्ट, रफाइल और यूरोफाइटर टाइफून को शॉर्टलिस्ट किया। उसमें रफाइल लोएस्ट बिडर था और यूरोफाइटर टाइफून सेकंड लोएस्ट बिडर, और फाइनली रफाइल को एमएमआरसीए का विनर डिक्लेयर किया गया। पर इसके नेगोशिएशन प्रोसेस में कई इश्यूज़ के कारण, चाहे वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर हो, चाहे फिर प्राइसिंग की वजह से डसॉल्ट एविएशन के साथ फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पाया, जिसके बाद इंडिया ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के थ्रू आईएफ के लिए 36 रफाइल्स एक्वायर किए। और अभी एमआरएफए के लिए दोबारा से सेम ऑप्शंस को कंसीडर करना जो उस टाइम एमएमआरसीए में थी, ये नीडलेस और अननेसेसरी होगा और इससे डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल प्रेशर्स भी अराइज होंगे। ओपन टेंडर के ज़रिए अगर आईएफ के किसी और फाइटर को प्रोक्योर करने के प्लान्स हैं तो इससे कुछ सवाल खड़े हो सकते हैं कि क्या हमारी प्रीवियस रफाइल की सिलेक्शन या एक्विजिशन सही नहीं थी, और इंडिया की डिफेंस इवैल्यूएशन और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठेंगे। देखा जाए तो गवर्नमेंट ओपन टेंडर प्रोसेस को इसलिए प्रेफर कर रही है ताकि प्रोक्योरमेंट ट्रांसपेरेंट हो और कंट्रोवर्सीज पैदा ना हो, पर दूसरी ओर इससे कई तरह के इश्यूज तो अराइज होंगे ही, साथ में एमआरएफए में लॉन्ग डिले से पॉलिटिकल प्रेशर भी बढ़ेगा। बट अगर गवर्नमेंट आईएफ की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स और अपने बजट को ध्यान में रखते हुए आईएफ के साथ क्लोजली अलाइन करके चलती है तो ना सिर्फ अननेसेसरी ट्रायल्स और इवैल्यूएशन प्रोसेस कट आउट होगा जिससे एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरीज जल्दी स्टार्ट होंगी, बल्कि ये हाई स्टेक एक्विजिशन ट्रांसपेरेंसी के साथ भी मूव होगी। अब बात करते हैं एमआरएफए की कंटेंडर्स की। इसमें 6 कंटेंडर्स हैं और टोटल 8 एयरक्राफ्ट्स। पहला है लॉकहीड मार्टिन का F-21 फाइटर जेट, इसके बाद बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट और F-15EX ईगल एयरक्राफ्ट्स, देन डसॉल्ट एविएशन का रफाइल, इसके बाद यूरोफाइटर टाइफून, फिर स्वीडिश फर्म साब का जैस 39 ग्राइपन, और लास्ट में रशियन MiG-35 और सुखोई 35। और ये सभी एयरक्राफ्ट्स अलग अलग कैटेगरीज और क्लास के अंडर आते हैं, लाइक सिंगल इंजन, ट्विन इंजन, मीडियम या हैवी वेट कैटेगरीज। आईएफ की अगर ट्विन इंजन की प्रेफरेंस है तो F-21 और जैस ग्राइपन इस कंपटीशन से ऑलरेडी बाहर हैं, क्योंकि ये दोनों सिंगल इंजन फाइटर्स हैं। और भी कई कंसीडरेशंस हैं, लाइक ये दोनों एयरक्राफ्ट तेजस की तरह लाइट वेट कैटेगरीज में आते हैं और आईएफ मोस्ट प्रोबेबली मीडियम वेट एयरक्राफ्ट को ही प्रेफर करेगी। और LCA तेजस, F-21 और जैस ग्राइपन के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट को देखें तो ये 13 से 16 टन के बीच लाई करता है। दूसरी ओर FA-18 सुपर हॉर्नेट और F-15EX ये दोनों हैवी वेट कैटेगरीज में आते हैं विद 30 टन एंड 36 टन्स मैक्सिमम टेक ऑफ वेट। सो ये दोनों फाइटर्स भी कैपेसिटी वाइज आईएफ की कंसिडरेशन से बाहर रहेंगे। इसके बाद सुखोई 35 और MiG-35। आईएफ रशियन फाइटर्स की तरफ अब नहीं जाएगी, क्योंकि एक तो इंडिया के पास ऑलरेडी MiG-29 और सुखोई 30 ऑपरेशनल हैं, दूसरा रशियन फाइटर्स में उस तरह की टेक्निकल एडवांसमेंट्स नहीं हैं जो वेस्टर्न फाइटर्स में हैं, और रशियन फाइटर्स की मेंटेनेंस डिमांड्स भी कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। सो रशियन फाइटर्स की असेसमेंट के लिए टाइम और रिसोर्सेज स्पेंड करना फिजूल होगा। और भी कई तरह की स्पेसिफिकेशंस या कंसीडरेशंस हैं जिनसे फाइनल शॉर्टलिस्टिंग होती है, और एयरक्राफ्ट के अलावा इसमें कई जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं जिससे एयरक्राफ्ट की सिलेक्शन पर इफेक्ट पड़ता है। सो कैपेसिटी वाइज इस लिस्ट में मीडियम वेट वाले यूरोफाइटर टाइफून और रफाइल ही बचते हैं, जिसमें से डसॉल्ट रफाइल ही एक सेंसिबल ऑप्शन है, क्योंकि आईएफ के पास ऑलरेडी सर्विस में है, आईएफ को ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है और साथ ही ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद हैं।
और अगर इंडिया आज अपनी रफाइल्स की फ्लीट एक्सपेंशन को लेकर $20 बिलियन स्पेंड करने के लिए रेडी है, तो फ्रांस के साथ G2G डील करने से ना सिर्फ ऑपरेशनल कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, बल्कि इंडिया के अपने ट्रस्टेड एलाई के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज भी मजबूत होंगे। दूसरी ओर अगर इंडिया अमेरिकन हैवी फाइटर्स की तरफ जाता है, तो वो ना सिर्फ ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, बल्कि उनके लिए नया लॉजिस्टिकल और मेंटेनेंस सेटअप करना भी एक नया चैलेंज रहेगा। और तो और अमेरिकन फाइटर्स चूज़ करने से उनके प्रेशर का क्रिटिसिज्म भी गवर्नमेंट को फेस करना पड़ सकता है। लास्ट टाइम MMRCA के टेंडर में हारने के बाद USA काफ़ी डिसअपॉइंटेड था। और रफाइल और यूरोफाइटर के प्राइस की बात करें तो यूरोफाइटर ज़्यादा कॉस्टली है, सो रफाइल ही एकमात्र ऑप्शन है। बट फिर भी अगर गवर्नमेंट इतने लार्ज फंड स्पेंड करना नहीं चाहती, तो उसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन हो सकता है साब का जैस 39 ग्राइपन। हालांकि ये एक सिंगल इंजन फाइटर है, पर एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और वेपन्स की वजह से इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। इसमें GE एरोस्पेस का GE F414 इंजन यूज़ किया गया है, जो इंडिया के LCA Mark II और AMCA के इनिशियल बैचेस में यूज़ होगा। और इन इंजन्स को TOT के अंडर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाना है। सो इंजन्स मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए ये एक बड़ी एडवांटेज होगी। स्वीडन इंडिया को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए भी रेडी है और साब की तरफ से कहा गया है कि वो एग्रीमेंट साइन होने के 3 साल बाद ही एयरक्राफ्ट डिलीवर करना शुरू कर देंगे। पर इसके बावजूद स्वीडन के पास जो कमी है वो है जियोपॉलिटिकल एज की, जो ज़्यादातर डिफेंस डील्स में एक अहम रोल अदा करती है। और सिंगल इंजन F31 को भी देखें तो इसको एक ओल्डर एयरक्राफ्ट माना जाता है, और तो और ये F16 का ही एक एडवांस्ड वेरिएंट है जो पाकिस्तान ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है। सो आखिर में सभी फैक्टर्स में रफाइल ही फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है। और अगर इंडिया $20 बिलियन या इससे ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करने के लिए रेडी है, तो रफाइल्स की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की ही एक ऑप्शन है। पर अगर इतने फंड्स इंडिया स्पेंड करना नहीं चाहता, तो लेस एक्सपेंसिव बट कैपेबल जैस ग्राइपन की तरफ भी जा सकता है। पर सेम टेंडर को दोबारा ओपन करना, उसमें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू करने से लेकर एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरीज की स्टार्टिंग तक कम से कम 5 से 6 साल का समय तो लगेगा, क्योंकि इसमें ट्रायल्स और इवैल्यूएशन से लेकर एयरक्राफ्ट सिलेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जैसे बहुत सारे स्टेप्स हैं। सो इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करने से अच्छा है गवर्नमेंट IF की नीड्स के अकॉर्डिंग एक सेंसिबल और प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जाए। लोकल मैन्युफैक्चरिंग की ऑप्शन तभी कंसीडर की जा सकती है जब हमारी एक्विजिशंस टाइम पर हो और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद हो। पर इस केस में जब इंडिया ऑलरेडी 10 से 15 साल लेट है, तो डायरेक्ट एक्विजिशन ही एक सेंसिबल ऑप्शन होगी।